Hello everyone, good morning. Okay, first let me know कि am I audible or not? मेरी वॉइस वगैरह क्लियर है? एक बार कंफर्म करें ज़रा मैसेज में। आप मैसेज में लिख के बता सकते हो। एक बार मुझे कंफर्म करेंगे ज़रा कि मेरी वॉइस क्लियर है, आप लोग को आवाज़ आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग सबको। हाँ, क्लियर करिए मुझे, तभी पता चलेगा मुझे कि मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आपको। मैसेज में एक बार यस टैप करके बताइए मुझे। टैप करके बताइए और मुझे बताइए कि आपको दिख भी रहा है पेन कि नहीं, जो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। प्रतीक, तोशन, रूपवंती। हाँ, बताइए, कोई भी बताइए, एक कंफर्म करिए पहले। हेलो तोशन, हाँ बताइए। आवाज़ आ नहीं रही है आपकी। मैसेज करके बताइए ना, कैसे कर रहे हो आप लोग? मैसेज तो करो कम से कम। अर्पित। मैसेज करके बताइए कि एम आई ऑडिबल और नॉट, फिर स्टार्ट करते हैं। तोशन, आप कह रहे हो कोर्स कब तक कंप्लीट होगा? आज पहले डेमो क्लास में कौन ये कौन क्वेश्चन पूछता है कोर्स कब तक कंप्लीट होगा? लेट द सिलेबस आउट फर्स्ट। सिलेबस तो आउट होने दीजिए। और आपका जो फॉर्म फिलअप है वो भी 2 मई से स्टार्ट हो रहा है, यानी कल से। तो अभी फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट नहीं हुआ है और एंड क्वेश्चन आपका ये है कि कब तक कंप्लीट होगा। खैर, सिलेबस पहले आने दीजिए और उसके बाद हम मेजर मेजर टॉपिक्स देखते हुए चलेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना, क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं आ जाता है तो फिर हम मेजर टॉपिक्स ही देखेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा ही कवर कर लेंगे तो पता चलेगा कि सिलेबस में कुछ चेंज हुआ है, तो फिर दिक्कत होगा ना। ठीक है, तो देखिए, बाकी वॉइस क्लियर है, ठीक है। अभी जो मैं लिख रही हूँ वो भी आपको दिखाई दे रहा है। तो पहले हम एक ओवरव्यू लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक जो रहेगा वो फिजिकल जियोलॉजी रहेगा, राइट। फिजिकल जियोलॉजी में हम इंटीरियर पढ़ेंगे अर्थ का। एज क्या है, शेप क्या है, साइज कैसा है और ओरिजिन कैसे हुआ है अर्थ का, राइट। ये सब चीज़ें पढ़ेंगे और इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखना है हमें। तो ये सब चीज़ों में ही आपका 1 डेढ़ घंटा लग जाएगा। और उसके बाद फिर आपका वोल्केनो वगैरह है, अर्थक्वेक वगैरह है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम फिर अलग क्लास में करेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये हम अलग क्लास में करेंगे, पहले हम इसको कंप्लीट करना ज़रूरी है हमें। ओके, सो आपको करना क्या है कि जब मैं क्लास ले रही हूँ, चीज़ें बता रही हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, सो यू हैव टू राइट इट डाउन। ओके, नोट मेकिंग बहुत ज़रूरी है, करना ही पड़ेगा आपको। आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। नोट मेकिंग इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि जब आप नोट मेकिंग करोगे ना, बाद में जब उसको रिवाइज करोगे तो वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा आपके लिए। अब पूरा जैसे मान लीजिए कोई पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी भी मैं, तो आप सारा पीडीएफ पढ़ने बैठोगे, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जब आप अपना नोट्स देखोगे तो आपको बहुत जल्दी रियलाइज होगा कि आप जल्दी ही ग्रैब कर पा रहे हो।
इसलिए मैं बोल रही हूँ नोट मेकिंग ज़रूरी है। अगर नहीं भी मन है तो हाइलाइटेड पॉइंट तो नोट कर ही सकते हो ना, वो कर लीजिएगा आप, ठीक है? बाकी पीडीएफ तो मिल जाएगा आपको। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या हो गया? ओके, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो जहाँ पे नहीं समझ में आएगा, तो आप हैंड रेज़ कर सकते हो, ठीक है? वॉइस में पूछ सकते हो और मैसेज भी टाइप कर सकते हो। वहाँ पे मैं रुक जाऊँगी, चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद बढ़ेंगे आगे, ठीक है? जहाँ भी नहीं समझ में आ रहा है, वहाँ पे आप मुझे स्टॉप करना, ठीक है? चलो, बढ़ते हैं आगे। तो पहले हम कुछ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर कुछ वन लाइनर फैक्ट्स वगैरह हैं, उसको भी करवा दूँगी क्योंकि उससे क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है उसमें से, ठीक है? चलो, तो फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले आपको चीज़ें समझा दूँ मैं। तो सबसे पहले हम फिजिकल जियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हमें जियोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए कि जियोलॉजी क्या होता है, ठीक है? तो सिंपली है, जैसे फिजिकल जियोलॉजी में ही लिखा हुआ है कि इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ना अर्थ के, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है उसका, ये सब का जब हम स्टडी करते हैं उसी को बेसिकली हम बोलते हैं जियोलॉजी, ठीक है? तो सिंपल आप कह सकते हो स्टडी स्टडी ऑफ द अर्थ ओरिजिन, ठीक है? अर्थ ओरिजिन, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कंपोजिशन एंड नेचर ऑफ द प्रोसेस, ठीक है? नेचर ऑफ द प्रोसेस। तो ये है, तो बेसिकली इसका स्टडी को मतलब जो ये पूरा स्टडी है ना, इसको हम जियोलॉजी बोलते हैं। और इसी से हूबहू मिलता हुआ एक अर्थ साइंस भी है। तो अर्थ साइंस भी एक डिसिप्लिन है, एंड जब हम इस पूरे प्रोसेस को करते हैं ना, इस पूरे प्रोसेस के नेचर को हम बोलते हैं अर्थ साइंस, ठीक है? तो हमें सिंपल इतना समझना था कि जियोलॉजी क्या होता है। ओके, फिर जियोलॉजी में आप अगर हम स्कोप की बात करें कि जियोलॉजी में स्कोप क्या है, तो काफ़ी सारे डिसिप्लिन हैं, जैसे कि आपका सिविल इंजीनियरिंग हो गया, माइनिंग इंजीनियरिंग हो गया, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें इसके। अर्पित क्या कह रहे हो आप? बेस्ट बुक फॉर जियोलॉजी एमसीक्यू। अच्छा, देखिए बेस्ट बुक तो मैं प्रेफर नहीं कर सकती क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें ऐसी हैं ना कि आपको एरर्स बहुत मिलेंगे, और एरर्स जहाँ मिलते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना, यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। सैयद ओसवाल है ऐसे करके, उनकी ऑब्जेक्टिव बुक है इंजीनियरिंग जियोलॉजी की, तो उसमें लेकिन मिस्टेक्स बहुत हैं। एक तो ये क्लियर नहीं है कि क्वेश्चन जो पूछा उसका जो आंसर है, जिसका जो आंसर है मतलब आंसर क्या, ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन भी रॉन्ग्स हैं उसमें। तो अगर हम खुद ही मेरे को सब कुछ क्लियर सही करना है तो इससे बढ़िया मैं कियम बांगर की बुक लेके सारा क्वेश्चन उसमें से निकाल के फिर उसमें ऑप्शन हम खुद पुट करके और फिर उसको हम ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करें, ये कर सकते हैं। तो सबसे बेटर है, मैं तो ये बोलूँगी कि इंजीनियरिंग जियोलॉजी की बुक ले लीजिए कियम बांगर की, और उसके बाद फिर उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना है आपको। आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि कहीं न कहीं लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आपसे पूछता है। अगर आपने कोई भी पेज स्किप करा ना, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होगा। तो आप सारा एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करिए, फिर आप देखना कि अगर क्वेश्चन आ भी रहा है ना, तो क्वेश्चन वहीं से कहीं से पूछेगा। ठीक है? तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी ऐसा कोई प्रिस्क्राइब नहीं करूँगी मैं कि कोई ऐसा बुक ले लो जो आपसे जो आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करे वहाँ पे। ठीक है? हाँ, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको फ़ॉलो करना है, उन्हीं से आप जो है एमसीक्यू निकालिए, इसको सॉल्व करिए। हालाँकि टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड किया जाएगा आपको, तो उसके लिए परेशान नहीं हो आप। चलो, बढ़ते हैं आगे।
देखिए, सबसे पहले पढ़ने से पहले सोलर सिस्टम हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? सोलर सिस्टम में जब हम पढ़ेंगे, फिर हम सन, ये फिर इसके 8 प्लैनेट्स जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर आपका आ जाता है अर्थ। फिर हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, ये सब कुछ इसमें आएगा, ठीक है? तो बहुत छोटा-सा है, एक ओवरव्यू दूँगी आपको, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना हमें क्योंकि सोलर सिस्टम आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ सकता है, कहीं न कहीं, ठीक है? तो क्योंकि ये जियोलॉजी में टर्म्स में इम्पोर्टेंट हो जाता है, फिर आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, ठीक है? सबको पता होगा आकाश गंगा, जिसको हम मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं, राइट? ये देखो मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है? जिसको हिंदी में आकाश गंगा बोलते हैं। तो इस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं, सिंपल है। तो मिल्की वे गैलेक्सी जो है इसमें कम से कम 100 बिलियन स्टार्स हैं, समझ पा रहे हो? 100 बिलियन स्टार्स हैं। अब उतना आगे तक सोचना ही मतलब छोड़ दो, वहाँ पे खत्म, कहानी खत्म है। तो हमें सिर्फ ये जानना है, आंकड़ा एक याद रखो कि भाई 100 बिलियन यहाँ पे मिल्की वे गैलेक्सी है। और अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ चीज़ों को, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाऊँ उसको, तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है? और मिल्की वे गैलेक्सी में आपका कहीं छोटा सा, इतना छोटा सा माइन्यूट सा दिखेगा, ये आपका क्या है, सोलर सिस्टम है। समझ रहे हो? सोलर सिस्टम है जिसमें आपके 8 प्लैनेट हैं। अब इसी तरीके से सोचो कितने सारे गैलेक्सी हैं यहाँ पे, समझ पा रहे हो? इस तरीके से गैलेक्सी कभी देखा होगा आपने, इंस्टाग्राम पे काफ़ी रील्स वगैरह आते हैं, जब विष्णु भगवान का अवतार वगैरह दिखाता है तो उसमें काफ़ी सारे दिखाते हैं कि भाई इतने सारे गैलेक्सी हैं, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। अब सोचो कि उस गैलेक्सी में ऑब्वियस सी बात है वहाँ भी प्लैनेट्स होंगे, वहाँ पे भी लोग होंगे, तो हम एक परिकल्पना कर सकते हैं। ये श्योरिटी नहीं है कि भाई वहाँ पे लाइफ होगी या ऐसा होगा, बस हम सोच तो सकते हैं। जैसे कि ये गैलेक्सी है, तो ज़ाहिर सी बात है ये गैलेक्सी है तो इसमें भी तो प्लैनेट होंगे, इसमें भी लोग होंगे। तो सोच के देखो, मतलब बहुत ब्रॉड चीज़ हो जाती है, इनफिनाइट चीज़ है, सोचते रहो। तो हमें उतना सिर्फ एक परिकल्पना कर सकते हैं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है वरना खुद ही उलझ जाएँगे, तो इतना करना नहीं है। तो हमारे मतलब की जो चीज़ है वो पढ़ते जाना है हमें, ठीक है? ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो स्टार और प्लैनेट्स को मिला के ही आपका क्या बनता है, सोलर सिस्टम बनता है, ठीक है? देख रहे हैं, कॉन्ग्रीगेशन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स इज नोन एज सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ स्टार्स नोन एज स्पाइरल नेबुला और द गैलेक्सी, ठीक है? तो स्पाइरल नेबुला जो है ये भी एक गैलेक्सी है, और इसमें क्या है, ये पूरा स्टार से पूरा ढका हुआ है, स्टार से ही बना हुआ है, और सोलर सिस्टम भी इसमें आ जाएगा, ठीक है? तो ये थोड़ा सा याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्या है कि क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि एंड्रोमेडा ये क्या है? किसी को पता है कि एंड्रोमेडा क्या है? क्वेश्चन आई थिंक ये आया हुआ है, कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। बताइए। हाँ, अभी हाँ, रिस्पॉन्स करिए। एंड्रोमेडा सुना है किसी ने? क्या है एंड्रोमेडा? नहीं पता है, अर्पित कह रहे नहीं पता है। अच्छा ठीक है। क्वेश्चन कह रहे हैं गैलेक्सी नियर टू सन। नहीं नहीं, सन के नहीं है, नहीं नहीं नहीं। देखो आप जा रहे हो पास में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, देखो। देखिए बता रही हूँ, देखो। बात यहाँ पे क्या है कि एंड्रोमेडा जो है ना वो क्या है, स्पाइरल गैलेक्सी है, जो कि हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये स्पाइरल गैलेक्सी, ठीक है? अच्छा, तो ये हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के पास में है। इसलिए क्वेश्चन यहाँ से ये पुटअप होता है कि ऐसा गैलेक्सी का नाम बताइए जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के नियर बाई है या क्लोज है। ये क्वेश्चन आता है, आपसे पूछता है, समझ रहे हो? और ये अपने जो मिल्की वे गैलेक्सी है उससे कितने दूर पे है, 2.5 मिलियन लाइट ईयर, इतना दूर पे है। मतलब सोचो ही मत, बस इतना जानो कि हाँ इतना दूर है, ठीक है? हाँ, तो कभी कभी ये तो याद रखना है, एंड्रोमेडा आपको याद रखना है। एंड्रोमेडा, इसको हाईलाइट करके लिख लीजिएगा, ठीक है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी, और इसी को हम मैसियर भी बोलते हैं, मैसियर 31, M31 भी कहीं कहीं देखोगे आप लिखा रहेगा। तो उसको कंफ्यूज मत होना कि भैया ये कौन सा जो है अलग अद्भुत चीज आ गया। तो मैसियर 31 भी इसी का नाम है, ओके?
तो इतना याद रखेंगे। और एक चीज़ और समझ लो कि ये जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी, इससे बड़ा है ये, मिल्की वे गैलेक्सी से बड़ा है एंड्रोमेडा, ठीक है, साइज के हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी बड़ा है। ओके, अच्छा, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कैसा है, डिस्क लाइक शेप कंप्राइजिंग 8 प्लैनेट्स, ठीक है। हमारा सोलर सिस्टम जो है वो कैसा है, डिस्क शेप का है, लाइक ऐसा है। तो कभी भी आपने देखोगे कि 8th 7th क्लास का बुक उठा लो, ठीक है, साइंस का, उसमें आपको जो है सोलर सिस्टम चैप्टर में मिल जाएगा। तो यहाँ बीच में सन रहता है और यहाँ पे आपका प्लैनेट्स 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और फिर ये जो है अपने ऑर्बिट्स पे घूमते हैं ऐसे करके, फिर ऐसे करके, इस तरीके से पूरा 8 ऐसे करके रिंग बने हुए हैं अपने ऑर्बिटल पाथ पे। ये क्या करते हैं, रोटेट, मतलब मूव करते हैं, ठीक है, रोटेट नहीं, रिवोल्यूशन करते हैं एक, ठीक है, अपने जगह पे घूमते हैं, रिवोल्यूशन भी करते हैं साथ में। तो ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखो, देखिए, तो मर्करी वेनस जो प्लैनेट्स के नाम है वो क्या है, मर्करी वेनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। ये हो गए आपके 8 प्लैनेट्स। इनका नाम तो आपके मुंह पे होना चाहिए, जुबान पे होना चाहिए। Next is there are 172 known satellites, millions of smaller bodies like asteroid, comets, and huge quantity of dust, grain and gases. अब ये क्या है भाई, तो देखो 172 नोन सैटेलाइट्स, मतलब सैटेलाइट्स तो आप समझते हो, तो 172 सैटेलाइट्स जिनको हम जानते हैं सैटेलाइट्स, ठीक है, जो नोन है, अननोन नहीं है, नोन है, वो 172 है। और बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे बॉडीज हैं, मिलियंस ऑफ बॉडीज हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि वो एस्ट्रॉइड हैं, कॉमेट्स हैं, और बहुत सारे डस्ट ग्रेन्स हैं, गैसेस हैं, ये सब चीज़ें। तो एस्ट्रॉइड क्या होता है, अगर आपने नोटिस किया हो कभी तो रील्स वगैरह में, ऐसा शॉर्ट्स वगैरह में आता है यूट्यूब पे कि अब दुनिया खत्म होने वाली है, ठीक है। 2000 अभी तो खत्म ही हो रही थी वैसे 2012 में, अभी 2024 में किसी ने बोला कि दुनिया खत्म हो रही है। 2020 में भी था हल्ला कि दुनिया खत्म हो रही है। कैसे खत्म हो रही है, अब ये था क्या रीजन, कि भाई एक बहुत बड़ा सा एस्ट्रॉयड आ रहा है और जो हमारे पृथ्वी से टकराने वाला है, उसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। तो वो जो पत्थर का बहुत बड़ा टुकड़ा होता है ना, जब वो पृथ्वी की तरफ आता है, उसमें इतने ज्यादा, मतलब हाई मात्रा में जब अपने एटमॉस्फेयर में आएगा, तो जाहिर सी बात है जो स्पीड होती है ना, वो स्पीड इतना ज़्यादा होगी कि उसमें आग पनपने लगेगा। अब वो आग की वजह से क्या होगा, सब जगह क्या नाम है, शूटिंग स्टार के तौर पे वो गिरेगा जगह जगह और पूरा लावा जैसे फॉर्म करेगा। तो समझ रहे हो, मतलब इतना बड़ा पत्थर है तो फिर दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो ये लेकिन क्या हुआ कि वो पास से गुजर के चला गया, काफी दूर पे डिस्टेंस पे था वैसे। तो ये एस्ट्रॉइड होता है। और कॉमेट क्या होता है, कॉमेट के लिए फिर मैं अलग से बताऊंगी आपको। बस ये जानो कि वो भी होता है, कॉमेट भी एक ऐसे ही कुछ हिस्सा है जिसमें लाइट्स होते हैं, ठीक है, लाइट्स चमकता है वो दूर से। और फिर आपको गैसेस और डस्ट ग्रेन्स तो देखने को मिलेगा ही काफी सारे क्वांटिटीज में, ठीक। ओके, सो ये चीजें हमें समझ में है कि भाई क्या क्या होता है वहाँ सोलर सिस्टम में। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि देखो, क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि जो अर्थ है ना, सन को क्या करता है, ऑर्बिट करता है, राइट, हमें पता है। तो किस प्लेन में ये ऑर्बिट करता है, एक्लिप्टिक बोलते हैं इसको। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि द प्लेन इन विच अर्थ ऑर्बिट द सन इज नोन एज व्हाट। तो एक्लिप्टिक प्लेन बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, ये तो हमें पता ना कि डिस्क शेप है हमारा सोलर सिस्टम का, इतना आपको याद रखना है। और ये चीजें आप याद रखिएगा, एक्लिप्टिक प्लेन में ये क्या करता है, ऑर्बिट करता है सन को, ठीक है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, व्यूइंग फ्रॉम साइड, अगर साइड से अगर आप देखोगे तो मरकरी को छोड़ के, मतलब अगर मैं यहाँ बना दूं मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। और ये हो गया आपका क्या, सन, राइट। तो बोल रहा है कि मरकरी को छोड़ के, ठीक है, जितने सारे प्लैनेट्स हैं वो सन को ऑर्बिट कर रहे हैं, सन को ऑर्बिट कर रहे हैं, और जो कि बहुत क्लोज हैं किसके, एक्लिप्टिक प्लेन की। इसलिए ये पूरा थिन, पतली सी डिस्क शेप ये बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। मतलब जैसे ये बन रहा है, तो ये तो मरकरी को अगर छोड़ दें तो बाकी सारा जो है ये कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा तो टिल्ट होगा ना, थोड़ा सा झुकेगा, झुकने की वजह से ये पूरा शेप उसका डिस्क जैसा हो जाएगा, ये तो गोल बन जाएगा ना। तो ये इसलिए यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि इसका जो शेप है सारे प्लैनेट्स का, वो एक्लिप्टिक मोड में होगा या प्लेन में होगा, ठीक है। ओके,
अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मैं वो डायग्राम देखती हूँ जहाँ पे मैंने उसको बताया है। शायद यहाँ पे। देखिए ये 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स सब पता है। हिंदी में बुध बोलते हैं, शुक्र बोलते हैं, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, राइट? उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब कुछ की फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा, तो आपको पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे जैसे कि जो बेसिक बेसिक चीज़ें वो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि जैसे आपके बारे में जैसे अर्थ है, तो अर्थ के बारे में पूछ सकता है कि भैया ब्लू प्लैनेट कौन है, किसको बोलते हैं? तो अर्थ को बोलते हैं, ठीक है? और बोलते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार किस प्लैनेट को बोलते हैं? तो जल्दी से बताओ, ये तो पता होना चाहिए ना आपको। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार किस प्लैनेट को बोलते हैं? जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी। हम्म, जल्दी से बताइए, इतना समय थोड़ी है सोचने का। वेनस, 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 बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो वेनस को हम बोलते हैं मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, ठीक है। अच्छा, तो एक होता है रेड प्लैनेट, तो रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं? ये बताओ। मार्स, चलो बढ़िया है, ये बेसिक चीजें हैं, ये तो क्लियर है आप लोग का, चलिए बढ़िया है। तो मार्स को हम रेड प्लैनेट बोलते हैं। उसी तरीके से ये जो प्लैनेट्स वाले क्वेश्चन है ना, इसको बिल्कुल क्लियर रखिएगा ताकि ऐसा प्रॉब्लम ना हो आपको। तो की फैक्ट्स देखते हैं फटाफट। तो जुपिटर और सैटर्न जो है ना, ये बहुत बड़े प्लैनेट्स हैं, हमें पता है कि भाई मैसिव प्लैनेट है, ये बड़े प्लैनेट है, गैसेस से पूरा बना हुआ है, ये यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग फॉर द मेजोरिटी ऑफ द मास ऑफ ऑल प्लैनेट्स, मतलब ये इतने बड़े हैं कि सारे प्लैनेट्स में समा सकते हैं, बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो मरकरी और वेनस को छोड़ के, तो क्या चीज, मरकरी और वेनस, ये दोनों को छोड़ के सारे प्लैनेट्स का नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल सैटेलाइट मतलब क्या होता है? मून जिसको बोलते हैं, मून, ठीक है, चंद्रमा, चंद्रमा, उनको बोलते हैं ये नेचुरल सैटेलाइट। तो मरकरी, देखो यहाँ पे, एक मिनट रुको, सेम ही कलर हो गया ये तो, ओके। सो यहाँ पे देखिए, आपका मरकरी और वेनस, ये दोनों को छोड़ के बाकी सारे प्लैनेट जो हैं इसमें अपना इनका नेचुरल सैटेलाइट है, जो कि इसको ऑर्बिट करता है। मून क्या करता है? मून क्या कर रहा है? अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे मून है। तो मून क्या कर रहा है? अर्थ को क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है अर्थ के, राइट। और अर्थ क्या कर रहा है? सन के चक्कर लगा रहा है, यही तो हो रहा है। तो इसलिए इसको हम नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं, मून्स को। तो सोलर सिस्टम ऑल्सो कंटेन काउंटलेस एस्ट्रॉयड एंड कॉमेट्स इन ऑर्बिट अराउंड द सन। समझ में आ रहा है? तो बहुत काउंटलेस मतलब समझ में आ रहा है, इन्फिनाइट मतलब एस्ट्रॉयड का गिनती नहीं है भाई, किधर से भी आ सकते हैं। तो अर्थ इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो ये तो हमें पता है। अब जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका, प्लैनेट्स जो है वो दो तरीके के होते हैं, दो ग्रुप्स में बटा हुआ है। वो ग्रुप्स क्या है? देखो, दो डिस्टिंक्ट ग्रुप्स हैं, एक तो होता है इनर प्लैनेट्स और दूसरा होता है आउटर प्लैनेट, ठीक है। तो पहले हम इनर प्लैनेट्स देख लेते हैं फटाफट। देखो, तो ये हो गया आपका सन, और ये हो गया आपका मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, ठीक है। तो ये वाले जो हिस्सा है, यानी कि यहाँ जो सन के पास में है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनर प्लैनेट्स, ठीक है। इनर प्लैनेट्स या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, दोनों पूछ सकता है आपसे कि चलो बताओ इनर प्लैनेट्स को और क्या बोलते हैं हम। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, टिक करना पड़ेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। तो इनर प्लैनेट जो है, जो सन के क्लोज हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में लिखा है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये सारे आपके क्या हो गए? इनर प्लैनेट्स, ठीक है, ओके। तो कह रहा है कि इनका जो पोजीशन है वो कहाँ पे है? सन और एस्ट्रॉयड बेल्ट के बीच में, ठीक है। साइज में ये छोटे ही होते हैं क्योंकि इसके बाद वाले जितने भी प्लैनेट्स हैं सारे मैसिव हैं, ओके। ये इनमें जो है रॉक्स और मेटल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, इससे पूरा भरा पड़ा है, बना हुआ है, ओके। इतना चीजें आपको इसके बारे में जानना था। अब हम आ जाते हैं नीचे। इनर प्लैनेट्स हमने देखा, इसके बारे में देखते हैं और कुछ क्या इंपॉर्टेंट जानने लायक।
अब देखिए डेंस मेटल लाइक आयरन एंड हैवी रॉक फॉर्मिंग सब्सटेंस रिमेन्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब हैवी रॉक्स जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मर्करी वेनस ऑब्वियसली इसमें तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। मार्स में कहा गया है कि ऐसा लाइफ पॉसिबल है, अभी वहाँ पे तो एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है। अब देखो यहाँ पे आउटर प्लैनेट्स की बात करेंगे तो इसको जोवियन और गैस जाइंट प्लैनेट बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन में आया हुआ है कि जोवियन प्लैनेट्स को हम क्या बोलते हैं, तो आउटर प्लैनेट्स सिंपल है। अब जोवियन प्लैनेट में देखो क्या क्या चीजें हो जाएंगी, जैसे कि हमने अभी इसके पहले देखा कि सन और एस्ट्रॉयड बेल्ट के बीच में आपका इनर प्लैनेट्स लाई करता है, राइट। अब एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाहर जब हम जाएंगे, यानी कि वेनस यहाँ पे लास्ट प्लैनेट था, अब इसके बाद से जो है आपका क्या आ जाएगा, मतलब ये बियॉन्ड एस्ट्रॉयड बेल्ट हो गया। एस्ट्रॉयड बेल्ट तो यहीं तक था, अब बियॉन्ड एस्ट्रॉयड बेल्ट हो गया, तो इसमें आपके सारे आउटर प्लैनेट्स आ जाएंगे, यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, ये देखो 4 प्लैनेट्स हैं। ये बहुत बड़े साइज में है, इतना तो पता है, मैसिव इन साइज। ज़्यादातर इसमें आपको गैसेस ही मिलेंगे, मतलब समझ लो हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब जो लाइट गैसेस है यही सबसे मिलके बना हुआ है ये पूरा प्लैनेट। ओके, हाँ, रॉकी कोर देखने को मिलेंगे जैसे कि सन में होते हैं, वैसा कुछ देखने को मिलेगा इसमें। इतना चीजें क्लियर हुआ, इनर प्लैनेट्स आउटर प्लैनेट क्लियर हो गया। ठीक है, अभी 8 प्लैनेट्स के बारे में चीजें लिखी हुई हैं तो वो हम उतना नहीं जाएंगे, क्योंकि ये आप खुद भी देख सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8 प्लैनेट से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए मर्करी है तो सबसे क्लोज है सन के। ठीक है, एवरेज डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे 57.9 मिलियन किलोमीटर, और ये यहाँ पे कोई मून नहीं है। ठीक है, मर्करी वेनस में तो मैंने बताया आपको कोई मून नहीं है, इनका आर्टिफिशियल सैटेलाइट नहीं है इनका। ज़्यादातर इसमें आयरन और सिलिकेट्स मिनरल्स आपको देखने को मिलेगा, इसी सबसे बना हुआ है ये। ठीक है, वेनस को हॉटेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है। जैसे कि अभी मैंने पूछा कि मॉर्निंग और इवनिंग स्टार किस प्लैनेट को कहते हैं, तो वेनस को कहते हैं, और सबसे गर्म प्लैनेट है। समझ रहे हो, तो ये हो जाएगा। इसका रोटेशन पीरियड भी काफ़ी स्लो है, मतलब ये जो मतलब रोटेट करता है वो काफ़ी स्लो है। इसका भी कोई मून नहीं है। ठीक है, 2 चीज़ क्लियर हुआ। अर्थ के बारे में तो अब क्या ही कहना, अर्थ में ही तो रह रहे हैं, तो इसके बारे में अगर क्वेश्चन आता तो गलत मत करना। ठीक है, ओनली नोन प्लैनेट विथ लाइफ, थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। बस 71% आपका क्या है, लार्जेस्ट ओशन कवर्ड सरफेस। एक मून है, यानी कि हमारा जो मून है वो एक ही है। कंपोजिशन देखो, आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम से पूरा बना हुआ है ये पृथ्वी हमारा। मार्स को आप जान रहे हो, रेड प्लैनेट, रॉकी कंपोजिशन है। 2 मून्स हैं। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मार्स में जो 2 मून है उनका नाम बताइए, तो फोबोस है और एक है आपका डेमोस। ठीक, ये याद रखना है आपको, भले कुछ याद रखो मत रखो, ये याद रखो कि इनके 2 मून हैं, यानी 2 आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं, फोबोस और डेमोस। यहाँ पे 2-2 मून्स देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, जुपिटर में समझ रहे हो, मतलब क्या ही बताएं, 92 कंफर्म मून है यहाँ पे। समझ रहे हो, ये जो नाम देख रहे हो, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो, ये सब क्या है, मून है। लार्जेस्ट प्लैनेट है, ओके, मोस्ट मैसिव प्लैनेट। ठीक है, फास्टेस्ट स्पिन पीरियड, जैसे हमारे यहाँ एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, यहाँ पे देखो कितना होते हैं, 9.9 आवर्स। तो ये इतने जल्दी स्पिन करता है, समझ पा रहे हो। तो ये देखो, उसके बाद फिर यहाँ पे सैटर्न देखिए, सैटर्न में आपका सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। पहला, अगर देखो क्वेश्चन में क्या पूछता है कि चलो बताओ सोलर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट क्या है, तो जुपिटर है। सेकंड नंबर पे क्या है, सैटर्न है, सनी। सनी के किनारे किनारे आप देख सकते हो रिंग लगा हुआ है। ठीक है, रिंग बना हुआ है, ये किससे बनता है, ये गैसेस से ही बनता है। ठीक है, तो जिसमें आपका बर्फ, रॉक पार्टिकल्स होते हैं, इस ये रिंग सिस्टम को क्रिएट करता है ये सैटर्न प्लैनेट। तो सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट हो गया, रिंग सिस्टम क्रिएट करता है, और यहाँ पे 146 कंफर्म मून्स हैं। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। यूरेनस नेपच्यून है, तो ये तो काफी दूर है सन से, लास्ट प्लैनेट है नेपच्यून आपका। तो यहाँ पे सीजन बहुत एक्सट्रीमली चेंज होते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा टिल्टेड है एक्सिस पे, 98 डिग्री पे ये टिल्ट है, जिसकी वजह से सीजन चेंज बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे होते हैं। 27 इनके मून हैं, और यहाँ पे आइस जायंट, मतलब बहुत ठंडा प्लैनेट है ये। और यहाँ पे नेपच्यून की बात कर ले तो काफी दूर है सन से, यहाँ पे विंड बहुत स्ट्रांग चलती है। 14 मून है यहाँ पे,
और यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन से कंपोजिशन इसका बना हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। बहुत ज़्यादा इसमें वैसी चीज़ नहीं थी कि दिमाग लगाना है बहुत ज़्यादा। एस्ट्रॉयड, मीटरॉयड, कॉमेट दिया हुआ है। तो जैसे कि मैं बता दी हूँ एस्ट्रॉयड क्या होता है। देखो इमेज में देखो इस तरीके से, ये दिख रहा है? ये एस्ट्रॉयड है आपका, पृथ्वी के आस-पास नाच रहा है। बस ये गिरे ना, भगवान ना करे। वैसे अभी नहीं गिरेगा, 5 लाख साल बाद में कभी गिरना मन हुआ तो गिरेगा। अभी बहुत समय है। ओके, सो ये चीज़ें समझ में आ गई। एस्ट्रॉयड क्या होता है? लोकेटेड इन द एस्ट्रॉयड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर के बीच में आपका एस्ट्रॉयड बेल्ट पड़ता है। इसको भी डायग्राम में दिखाती हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, मतलब इरेगुलर शेप का होता है, कोई भी शेप ले सकता है। ऐसा नहीं है क्योंकि आपका पूरा रॉक बॉडी है, तो ज़ाहिर-सी बात है मेटल्स वगैरह है उसमें, तो कोई भी शेप ले सकता है, लाइक ऐसे हो सकता है या गोल हो सकता है। गोल तो नहीं होगा, कुछ ऐसे हो सकता है। देख सकते हो इरेगुलर शेप है। ठीक है? उसके बाद मीटेरॉइड्स, ये देखो मीटेरॉइड्स। अब मीटेरॉइड्स क्या होता है? उल्का पिंड सुना होगा आपने? वही होता है। अब जैसे एस्ट्रॉयड है, तो एस्ट्रॉयड कई भागों में टूटा। अब जब टूट के गिरेगा पृथ्वी के ऊपर, तो कुछ वो इस तरीके की शेप ले लेगा। अब इसी को हम बोलते हैं मीटेरॉइड। जब लार्जर एस्ट्रॉयड्स फ्रैगमेंट्स में टूट जाए और अर्थ एटमॉस्फेयर में इंटर करना स्टार्ट करता है, हिट करता है सरफेस को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मीटेरॉइड्स बोलते हैं। और उसमें क्या होता है? आयरन होता है, निकल होता है ना? रॉक फॉर्मिंग मिनरल से उसमें बना हुआ है पूरा। तो ज़ाहिर सी बात है वो आग का रूप ले लेगा, बहुत ज़्यादा इसमें आग रहता है। ठीक है? तो ये हो गया आपका। अब उसको भी क्लासिफ़ाई किया गया है कि मेटेरॉइड्स भी 3 ग्रुप्स में उसको बाँटा गया है कि स्टोनी हो सकता है, आयरन हो सकता है, स्टोनी आयरन हो सकता है, लेकिन आपके ना क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। अब जैसे कि यहाँ पे देखो मीटियोर क्रैटर, अब ये एरिज़ोना यूएसए में एक बरिंगर क्रैटर करके फ़ॉर्म हुआ है। ये कैसे हुआ? मेटेओर गिर गया यहाँ पे। मेटेरॉइड गिर गया, अब ये पूरा एक क्रैटर का फ़ॉर्मेशन कर दिया। समझ रहे हो? देख पा रहे हो कितना बड़ा है ये? ठीक है? तो ये यूएसए का है और इसी तरीके से केरला में भी गिरा हुआ है मेटेरॉइड। हाँ, 2 मेटेरॉइड गिरा हो केरला में। एक तो आपका करंगोर में है, ठीक है? जो कि 1917 में गिरा था। मतलब कुछ 1460 ग्राम का था और एक जो है कुट्टीपुरम में है, तो वो 1914 में गिरा, ठीक? तो 45 किलो का ही था वो तो। तो दोनों ही जो है स्टोनी मेटेरॉइड्स आपका, तो कुछ इस तरीके से होता है मेटेरॉइड्स, ये याद रखिएगा। और उसके बाद मीटियोर्स क्या होता है? मीटेरॉइड तो हमने देखा, और मीटियोर्स देख रहे हो इस तरीके से हो जाता है। जब वही चीज़ जब जलने लगे तो उसका नाम सिर्फ हम दे देते हैं मीटियोर्स, यानी शूटिंग स्टार जिसको बोलते हैं, ठीक है? जब जलने लगे तब तो उसका नाम हो गया मीटियोर्स। इंटर कर रहा है तो मीटेरॉइड्स। एक लाइट जो है स्ट्रीक प्रोड्यूस करता है। देखो यहाँ पे, अगर जैसे मान लीजिए आपका ब्लू कलर का लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, डार्क ब्लू, तो कैल्शियम है, यानी कि कैल्शियम का उसमें कंपोजिशन है। अगर वो, ये देखो यहाँ पे लाइट ब्लू चमक रहा है, यानी आयरन की कंटेंट ज़्यादा है उसमें, मैग्नीशियम ग्रीन, सोडियम ऑरेंज और नाइट्रोजन ऑक्सीजन है तो रेड। कुछ इस तरीके से। और ये देखो ये जो शूटिंग स्टार्स है, लोग कहते हैं कि भाई तारा टूट गया, तो चलो विश मांग लेते हैं। तो वो तारा नहीं टूट रहा है, वो शूटिंग स्टार है, ठीक है? हाँ, तो वो होता है। तो अभी नेक्स्ट टाइम देखना तो मज़ा करना। विश वगैरह माँगने से पता नहीं होता है पूरा कि नहीं। अच्छा, कहानियों में अच्छा लगता है सुनने में। ठीक है? और देखो कॉमेट क्या है? कॉमेट देखो इस तरीके से दिखता है। तो बेसिकली ये पूरा आइस से ही रहता है, मतलब आइस का ही फॉर्मेशन है एक तरीके से। वाटर है, इसमें मीथेन गैस होता है, CO2 होता है, अमोनिया होता है, ठीक है? डस्ट होता है। उसी सब से इसका मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है? एक क्वेश्चन है, हैली कॉमेट से क्वेश्चन आता है कि हैली कॉमेट, ये 76 ईयर्स में एक बार दिखता है, हैली कॉमेट, 76 ईयर्स पीरियड। तो ये क्वेश्चन आया था कि जो हैली कॉमेट है ये कब अपीयर होगा? तो 76 साल के इंटरवल पे ये अपीयर होता है। तो ये आपको याद रखना है। लास्ट टाइम ये 1986 में जो है अपीयर हुआ था। अब कब अपीयर होगा बताइए? यहाँ पे अभी चल रहा है 2025, तो भाई 2062 में जो है अब नेक्स्ट
हैली कॉमेट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, पता नहीं लोग कहाँ रहेंगे वैसे उस समय। ये देखिए ऑर्बिट ऑफ हैली कॉमेट, तो ये यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये अर्थ, वेनस, मार्स, यानी कि बीच में सन है आपका। एक मिनट रुक जाओ, सन यहाँ नहीं है, अर्थ, मार्स, अच्छा ठीक है, अर्थ, मार्स, हाँ ठीक है, तो ये सन है। ठीक है, उसके बाद ये आपका मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। प्लूटो तो हट गया, अभी तो डॉग प्लैनेट में हट गया है। तो क्या होता है कि ये ऑर्बिट घूमता है, मतलब ये समझ रहे हो, यहाँ पे घूमा, घूम के जब यहाँ पे पहुंचा तो 2023 में यहाँ पे पहुंचा है, तो 2025 में कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, अभी जब घूम के वापस यहाँ पे आएगा तब जाके हमें दिखेगा, समझ रहे हो? तो वो चीजें हैं। तो 2061 में यहाँ पे बता रहा है कि दिखेगा हमें, हमें 2062 बता दी। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपसे यही पूछ सकता है, उसका इंटरवल पूछ सकता है आपसे, नो डाउट यही पूछेगा। ठीक है, तो बाकी सब चीज़ें हमने देख ली हैं। अब हम आ जाते हैं सीधे, ये देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ डेफिनेशन, आप एक बार देख लीजिएगा। एस्ट्रॉयड किसे कहते हैं, मिट्योर, मिट्रॉइड्स, मिट्रॉइड्स और कॉमेट। ठीक है, अब ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स है कि यूनिवर्स जो है कितना साल पुराना है, तो 14 बिलियंस ईयर्स ओल्ड, राइट। 14 बिलियंस ईयर्स ओल्ड पुराना है हमारा यूनिवर्स। इसमें कई सारी थ्योरीज इसमें बताई गई हैं कि जो यूनिवर्स का जो ओरिजिन है वो किससे हुआ है, तो हमें बिग बैंग थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे हम, सिर्फ इतना जानो कि बिग बैंग थ्योरी के बारे में क्या क्या चीज़ें आप ग्रैप कर सकते हो। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। चलो उसको देख लेते हैं। ओके, सो बिग बैंग थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज करा है, बिग बैंग थ्योरी को काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है। तो सबसे पहला आपका इम्पोर्टेंट है जॉर्ज जॉर्ज लेमेंटायर। ठीक है, लेमेटायर, इनका नाम आएगा। इन्होंने एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का आइडिया को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। तो ये याद रखेंगे, जॉर्ज लेमेटायर, इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का आइडिया। ठीक है, इसको याद रखना है। दूसरा आपका आ जाता है एडविन हबल। ठीक है, हबल टेलीस्कोप भी सुना होगा आपने, तो एडविन हबल, इन्होंने जो है ऑब्जर्वेशनल एविडेंस प्रोवाइड किया था गैलेक्सी से रिलेटेड। अच्छा, फिर तीसरा क्या है, ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी जो है आपका वाइडली एक्सेप्ट किया गया है और ये काफ़ी एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है यूनिवर्स के ओरिजिन और इवोल्यूशन में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब जो है हम इसके बारे में क्या चीज़ें जान सकते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं एक बार। तो कोई भी थ्योरी होती है ना, तो उसमें वो एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों की कैसे हुआ होगा, ये रीज़न है इसके होने का, तो ये होता है एग्जैक्टली थ्योरी। ओके, सो बिग बैंग थ्योरी एक जो है क्या है, कॉस्मोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इतना हमें पता होना चाहिए, जो कि यूनिवर्स के ओरिजिन को एक्सप्लेन करता है, राइट। अच्छा, अब जियोलॉजी पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें की फैक्टर है जो यहाँ पे हमें कंसिडर करके चलना पड़ेगा, जैसे कि अर्थ का फॉर्मेशन। ठीक है, अर्थ फॉर्मेशन। ओके, तो अर्थ का फॉर्मेशन देखते हैं सबसे पहले कि जो बिग बैंग है, एक मिनट रुको। ओके, सो बिग बैंग क्या बोलता है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो स्टार्ट कैसे हुआ, हमारा स्टार्ट कैसे हुआ यूनिवर्स,
तो सबसे पहले क्या बनता है? गैलेक्सीज, स्टार्स, सोलर सिस्टम। ओके, अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि अर्थ का जो फॉर्मेशन है वो हुआ कैसे? तो भाई इसी थ्योरी को हम मार्क करके चलेंगे, बिग बैंग थ्योरी। और यही है हमारा यूनिवर्स को स्टार्ट करने का एक मीडियम या जरिया, कि हमारा पहले गैलेक्सी बना, फिर उसमें स्टार्स आए, फिर उसमें सोलर सिस्टम था, फिर हमारा अर्थ भी उससे फॉर्म हुआ। तो ये अर्थ फॉर्मेशन हम देख रहे थे, इसलिए ये चीज बताया मैंने आपको। अब जियोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा आपका जो अर्थ का स्ट्रक्चर है ना, वो मेंटेन हुआ। ठीक है, अर्थ का स्ट्रक्चर, जिसमें आपका अर्थ का स्ट्रक्चर जो है उसमें कहते हैं हम कि भाई 3 पार्ट में है अर्थ का स्ट्रक्चर, यानी कि क्रस्ट, मैंटल और कोर। ऐसे ही तो बटा हुआ है ना अर्थ। अर्थ जो है हमारा, बीच में आपका कोर है, उसके बाद फिर मेंटल है, एंड लास्ट आपका क्रस्ट है। यही 3 हिस्सों में जो है आपका अर्थ का स्ट्रक्चर बटा हुआ है, राइट। यही यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपका जियोलॉजिकल प्रोसेस है वो शेप करा अर्थ के स्ट्रक्चर को, जिसमें आपका कोर फॉर्मेशन, क्रस्ट, मेंटल वगैरह डेवलप हुए हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स भी यहीं पे फॉर्म होता है फिर। ठीक है, उसके बाद हम अर्थ की बात करते हैं तो 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड हमारा क्या है, अर्थ है। ठीक है, 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड हमारा अर्थ है, इसका एज। तो क्वेश्चन में कई बार आया हुआ है कि चलिए बताइए अर्थ का एज क्या है, तो ये तो बिल्कुल आपको याद रखना है, 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड, राइट। ओके, ठीक है। ओके, अब जो है यहाँ पे देखो, एक मिनट रुको, ये जो ऊपर हमने डायग्राम देख रहे थे इसको बताते हैं, ज़्यादा सही रहेगा आपको। ये देखिए, अब ये देखो यहाँ पे, ये क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ एन एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, किस तरीके से यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम समझते हैं पहले कि देखो, बिग बैंग थ्योरी को समझते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी कैसे हुआ, कैसे ओरिजिन हुआ, पहले हमें समझते हैं पहले। तो हमारा जो यूनिवर्स है ना, वो कैसे पनपा, मतलब कैसे ओवरकम होके आ गया बाहर की तरफ। तो क्या हुआ कि एक हॉट या डेंस पॉइंट ले लो, यानी कि ये हॉट और डेंस पॉइंट है। ठीक है, ये होता है एक्सपैंड, इतना गर्म है कि ब्लास्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, खतरनाक तरीके का ब्लास्ट होता है, एंड फिर वो उससे क्या निकल के आते हैं। मतलब ये कब की बात है, मतलब कुछ समझ लो 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड की बात है। अब ये बहुत ब्लास्ट करता है और इसमें से काफी सारी चीजें निकल के आती हैं बाहर की तरफ। मतलब आपके एटम्स हो गए, एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए, स्टार्स, गैलेक्सीज, सब इसी में से निकल के बाहर की तरफ आ गए। देखो, जब ये ब्लास्ट हुआ तो ये दो चारों गैलेक्सी निकल के आए। अब फिर ये आपस में टकराएंगे तो और उसमें चीजें निकल के आएंगी, तो लो और निकल के आ गए गैलेक्सी। तो इस तरीके से मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज आपके क्या हो गए, फॉर्म हो गए। उसी में आपका सोलर सिस्टम भी बन गया, सोलर सिस्टम में आपका अर्थ भी आ गया। तो बस वही चीज है यहाँ पे, ये होता है मैसिव ब्लास्ट हुआ था, मैसिव। जब यहाँ पे देख रहे हो एक पॉइंट पे मैसिव ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद फिर सबका ओरिजिन यहाँ पे होता है। तो क्या होता है कि जो गैलेक्सीज है ना, एक दूसरे से क्या होती है, मतलब दूर जा रही है, मतलब अवे, मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। इससे क्या मतलब समझ में आ रहा है हमें कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड कर रहा है भाई। देखो, पहले यहाँ पे पास में थे, अभी क्या हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, हम दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है ना यूनिवर्स। तो वही चीज है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे बिग बैंग का सबसे अच्छा यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, कि ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ से एक्सपेंड होता है गैलेक्सी हमारा, तो एक्सपेंड करते करते कहाँ तक पहुंचा ये देखो, है ना। फिर ये ह्यूमन से हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो ये कैसे यहाँ पे पहुंचा। तो वही यहाँ पे दर्शा रहा है इस डायग्राम से। समझ में आया? क्लियर हो यहाँ से चीजें? क्लियर हुआ यहाँ पे? इतनी चीजें क्लियर हुई? ओके, बढ़िया। देखो, तो चलो ठीक है, अगर क्लियर हुआ तो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे, ठीक है।
तो बिग बैंग थ्योरी जो है आपका, अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी, और 4 ऑप्शन दे देता है आपको कि मतलब एक ऐसा थ्योरी है जो गैलेक्सी के फॉर्मेशन को बताता है, या एक थ्योरी ऐसा है जो यूनिवर्स के ओरिजिन और एवोल्यूशन को बताता है, या फिर आपका मान लीजिए थर्ड ऑप्शन है कि एक ऐसा थ्योरी जो ब्लैक होल्स को बताता है, या लास्ट ऑप्शन एक ऐसा थ्योरी जो डार्क मैटर को बताता है। तो किसके साथ जाओगे आप? ए, बी, सी, डी, किसके साथ जाओगे बताओ? जल्दी बताओ, जल्दी से, और भी क्वेश्चन पूछने हैं। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स तो ठीक है, लेकिन वो तो ऑप्शन में था ही नहीं। ऑप्शन में आपका ये था कि पहला ऑप्शन आपका था कि गैलेक्सी फॉर्मेशन को एक ऐसा थ्योरी जो उसके बारे में बताता हो। दूसरा ऑप्शन सुना नहीं आपने कि यूनिवर्स का ओरिजिन और इवोल्यूशन के बारे में बताता हो। तो वही तो है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा ना आपका। हम्म। सिर्फ गैलेक्सी का फॉर्मेशन थोड़ी बताता है, आपका यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये बताता है ना। तो ये हो जाएगा। ओके। दूसरा क्वेश्चन सुनिए कि मान लीजिए बिग बैंग थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग तो यूनिवर्स का बिगनिंग कैसे हुआ? तो ऑप्शन आपका मान लीजिए हो जाता है हॉट इन्फिनाइट हॉट एंड डेंस मैटर। फिर दूसरा हो जाता है कोल्ड एंड एम्प्टी, या फिर आपका हो जाता है डार्क मैटर। तो बताइए क्या आंसर होगा? यूनिवर्स का जो बिगनिंग हुआ वो कहाँ से हुआ, मतलब कैसे स्टार्ट हुआ ये सब फॉर्मेशन? कुछ तो हुआ होगा ना पहले, धमाका टाइप। बताओ। रूपवंती बता रही हैं कि इन्फिनाइट हॉट एंड डेंस। चलो बहुत बढ़िया, एकदम सही है। हाँ ठीक है, ठीक है, क्लियर। ओके, लास्ट एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका कि बिग बैंग थ्योरी जो है ये कितना साल पुराना है या कब से चल रहा है? ये 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, ये डेट याद रखना है आपको। ठीक है, एक ये बिग बैंग थ्योरी का याद कर लो, और अर्थ का एज कितना पुराना है ये याद रखना है आपको। ओके, ठीक। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसे एविडेंस वगैरह दिया हुआ है मैंने बिग बैंग के लिए, अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी हमें जितनी चीज़ें पढ़नी थी इंपॉर्टेंट वो हमने देख लिया है। देख लीजिए यहाँ पे की फीचर्स दिया सोलर सिस्टम का। सन, 8 प्लैनेट्स हैं, एक डॉग प्लैनेट प्लूटो है, एस्ट्रॉयड बेल्ट है, कॉमेट में एस्ट्रॉयड, ठीक है, बाकी सब हमने देख लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? ए यू, ये क्या है? इसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आता है। इसका मतलब ये होता है कि एक मीन डिस्टेंस, मतलब कि जो आपका सन है, सन से मरकरी, वेनस और ये आपका अर्थ, तो सन से लेके आपका अर्थ तक जो एक मीन डिस्टेंस है ना, उसको हम किस में काउंट करते हैं, कैसे मेजर करते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर करते हैं, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसको हो सकता है आपसे ये डिस्टेंस पूछ ले, या ये पूछ ले कि भाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है। तो मीन डिस्टेंस आपको याद रखना पड़ेगा, सन से अर्थ से लेके सन तक, अर्थ से लेके सन तक। ठीक है, यूज्ड एज ए यूनिट ऑफ लेंथ फॉर मेजरिंग डिस्टेंस इन द सोलर सिस्टम। तो एक यूनिट है, मतलब लेंथ का यूनिट है, जिससे हम क्या करते हैं? सोलर सिस्टम में डिस्टेंस को मेजर करते हैं, राइट? 149.60 मिलियन किलोमीटर, ये आपका एयू हो जाएगा। कहाँ से? अर्थ से लेके सन तक उसका डिस्टेंस जो है आपका मीन डिस्टेंस पता चल जाएगा हमें। ओके, चलो अब अर्थ का शेप एंड साइज है, इसको भी देख लेते हैं फटाफट। चलो देखते हैं।
तो सबसे पहले तो ये जान लो कि जो अर्थ का जो शेप है ना ही वो गोल है, ठीक है, ना ही वो क्या है, स्फेरिकल है, और ना ही जो है आपका टेढ़ा मेढ़ा है। पहली बात तो ये, लोग कहते हैं गोल है, गोल तो है ही नहीं किसी एंगल से, ठीक है, तो है क्या? अब इसी को समझने के लिए फिर जो है ये एक वन लाइनर फॉर्म्स मैंने तैयार किया था, इसको भी आप इसी को साथ में बताते जाती हूँ, वरना ये रह जाएगा। ये देखिए, तो शेप जो है अर्थ का वो कैसा है, ऑबलेट स्फेरॉइड है, ठीक है, ऑबलेट स्फेरॉइड शेप का है हमारा अर्थ। इसका मतलब क्या होता है, राइट, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा पृथ्वी है वो गोल ना होके चपटा है ऊपर से, ठीक है, बल्ज है ऊपर से। तो मतलब कि अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना दूं, लाइक ऐसे, तो ये हमारा अर्थ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक तो ये चपटा है ऊपर से, और दूसरा ये टिल्ट है अपने एक्सिस पे, मतलब जैसे ये 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री नहीं है, ये टिल्ट है। कितने पे टिल्ट है, 23.5 डिग्री। तो ये समझ रहे हो, तो जो हम एस्टिमेट लेंगे वो यहाँ से लेंगे, मतलब ये नॉर्थ पोल हो गया और ये आपका साउथ पोल हो गया, समझ रहे हो, नॉर्थ पोल हो गया और साउथ पोल हो गया, 23.5 नॉर्थ एंड नीचे 23.5 साउथ, ठीक है। तो ये इसकी इसकी वजह से हम इसका शेप जो है वो ऑबलेट स्फेरॉइड शेप बोल रहे हैं, राइट। ये चीजें देख लो, इंपॉर्टेंट है। चलो इसको देख ही लेते हैं फटाफट। तो शेप समझ में आ गया, ऑबलेट स्फेरॉइड है। दूसरा, एज अर्थ का क्या है वो तो मैंने इतनी बार बता दिया आपको, 4.6 बिलियन ईयर्स है, भूलोगे नहीं आप इसको। उसके बाद सियाल एंड सीमा, ये भी आएगा आगे तो मैं बताऊंगी आपको क्या है, ठीक है। अभी देख ही लेते हैं इसको, क्योंकि अभी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वरना अभी ऐसे लगेगा आपको कि बताई नहीं है और वन लाइनर फैक्ट्स करा रही हैं, तो अभी कुछ क्लियर नहीं होगा आपको। चलो आगे देखते हैं। तो डायमेंशन वगैरह है, कभी कभी क्वेश्चन इससे पूछ लेता है कि जो अर्थ का डायमेंशन है या रेडियस है वो कितना है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये आपका पृथ्वी है, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया। उसके बाद रेडियस समझते हो ना आप, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डायमीटर हो गया आपका, इसी का आधा कर दो तो आपका रेडियस हो जाएगा, राइट। तो ये देखिए इक्वेटोरियल डायमीटर, ठीक। क्यों इक्वेटोरियल है, क्योंकि जो हम ये पोल देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो हिस्सा है आपका ये पोल होता है, ठीक है। और जो ये हिस्सा है जो मैंने ये बनाया है, यहाँ पे क्या होता है, ये इक्वेटर है, 0 डिग्री पे आपका इक्वेटर होता है, इक्वेटर, ठीक है, ठीक है। तो इक्वेटर पे क्या होता है कि हाफ जो मंथ है वो आपका 6 मंथ यहाँ पे डे होता है, 6 मंथ नाइट होता है, ठीक है। तो इक्वेटर 0 डिग्री हो गया, तो इसीलिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपका इक्वेटोरियल डायमीटर हो गया। और यहाँ अगर हम पोल की बात करें, नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक, तो आपका ये पोलर डायमीटर हो गया, राइट। तो ये इसका डिस्टेंस दिया है। तो ये देख लीजिए आप कि इक्वेटोरियल डायमीटर अगर हम बात करें तो ये ज़्यादा बड़ा है इन कंपैरिजन टू पोलर डायमीटर। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि भाई इसका जो लैटिट्यूड है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू लॉन्गिट्यूड। समझ रहे हो ना, इसको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड तो बोलते हैं, और जो ये वाला हिस्सा है इसको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इधर की तरफ जाओगे आप तो आपको जल्दी पहुंच जाओगे, लेकिन अगर लैटिट्यूड में आप यहाँ से यहाँ जाते हो तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा। तो 12,756 किलोमीटर आपका इक्वेटोरियल डायमीटर, एंड पोलर डायमीटर 12,714 किलोमीटर। इसी का आधा कर दीजिए तो रेडियस निकल जाएगा, 6,000 अप्रॉक्स कुछ आएगा, राइट। तो ये देखिए इक्वेटोरियल रेडियस दिया है यहाँ पे 6,378 किलोमीटर, एंड पोलर रेडियस 6,357 किलोमीटर। ओके, इक्वेटोरियल डायमीटर 42 किलोमीटर लॉन्गर देन पोलर डायमीटर। ये तो मैंने बताया आपको कि भाई बड़ा तो है ये, ठीक। ओके, अब ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, मीन सी लेवल तो आप सर्वे में ही पढ़ लोगे। देखिए, एक और टर्म यूज किया है यहाँ पे, जियोइड शेप। तो जियोइड शेप भी इंपॉर्टेंट है। ट्रू शेप जो अर्थ का है वो डिस्क्राइब किया गया है इसको साइंटिफिक टर्म में जियोइड, ठीक है, जियोइड, जियोइड बोलते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि ये ऑबलेट्स एलिप्सॉइड शेप का ही होता है, इसलिए इसको हम ये नाम से भी जानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक।
देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर जो अर्थ का है उसको काफ़ी सारे लेयर्स में डिवाइड किया गया है यहाँ पे। काफ़ी सारे क्या मेजरली 4 ही हैं जिसको हम बोलते क्या हैं? क्रस्ट, ठीक है? मैंटल, ओके? फिर इनर कोर एंड देन आउटर कोर। सिंपल है। यहाँ से भी समझ सकते हो, देखो, ये देखो क्रस्ट, मैंटल, इनर कोर एंड देन आउटर कोर, ठीक है? तो 4 मेजरली यहाँ पे आपके अर्थ के लेयर्स हो जाएंगे जिसको डिवाइड किया गया है इंटरनल स्ट्रक्चर में। इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है तो 4 चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। अब ये जो 4 चीजें हैं ये एक दूसरे से अलग तो होंगी ही, बिल्कुल अलग होंगी, क्योंकि इनका जो फिजिकल कंपोजिशन है और जो केमिकल कंपोजिशन है, जाहिर सी बात है एक दूसरे से क्या होंगी? डिफरेंट होंगी, वेरी करेंगी, इसीलिए इनका नाम अलग अलग रखा, वरना एक ही नाम नहीं रख देते। अब जैसे यहाँ पे आप पृथ्वी देख रहे हो, तो ये जो अंदर वाला हिस्सा है ना, आग का गोला, कोर बोलते हैं इसको, यहाँ तक कोई पहुंच ही नहीं पाएगा। यहाँ हैवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, काफी सारे खतरनाक वैसे एलिमेंट्स, मेटल्स वगैरह मिलेंगे आपको, ठीक है? बहुत ज्यादा हीट है यहाँ पे, तो कहाँ पहुंच पाएगा यहाँ पे कोई? खुदाई करके भी आप यहाँ तक पहुंच सकते हो, क्रस्ट के मतलब अपर मैंटल तक, उसके बाद में। तो ये चीजें हैं। तो ये हो गया आपका कोर, ठीक है? उसके बाद ये हो गया आउटर कोर, एंड ये हो गया आपका मैंटल, एंड ये हो गया आपका क्रस्ट, ठीक है? बाहर का ऑरेंज वाला हिस्सा क्रस्ट हो गया आपका। क्रस्ट पे हम रहते हैं, ऊपर वाले हिस्से पे। अभी देखो ये वाले हिस्से को क्या कर दिया इसने, 1/4 हिस्से में डिवाइड कर दिया। अब देखो इसको बहुत अच्छे से दिख रहा है, ये पहाड़ वगैरह बना हुआ है, यहाँ पे सरफेस है। तो जो पहाड़ वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और जो इधर समुद्र वगैरह है, ये इधर क्या है, रिवर वगैरह, समुद्र वगैरह है, ठीक है? ओशन वगैरह है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ओशनिक क्रस्ट, ठीक है? ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लिख दिया यहाँ पे, ओशनिक होगा ये, ओशनिक क्रस्ट होगा ये, ओशनिक आएगा ये, ठीक? और लिथोस्फेयर के नीचे एक परत होती है जिसको हम एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं, एंड फिर आपका मैंटल आ जाएगा जो कि 2900 किलोमीटर तक चलता है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पूरा क्या है, मैंटल है, ठीक है? ये मैंटल हिस्सा है, और फिर आपका ये आउटर कोर हो गया, और ये आपका इनर कोर हो गया। तो क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल लाजमी है, क्वेश्चन आएगा आपको। मैं ये भी बता देती हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, वो भी नोट करा दूंगी, तो परेशान मत होना, हो जाएगा, ठीक है? अब जिस चीज पे ज्यादा जोर दे रही है इसका मतलब समझ लो कि वो आने वाला है एग्जाम में। देखो, अब ये देखिए, तो लेयर्स हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्रस्ट, लेयर्स देख लेते हैं, और आज का सेशन यहीं पे खत्म करेंगे, लेयर्स तक ही रहेगा, क्योंकि फिर आगे और बढ़ता जाएगा चीजें, तो जल्दी जल्दी करना सही नहीं रहेगा, आपको अच्छे से समझ में आना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए कंपेयरिंग क्रस्ट टाइप, ठीक है? देखो, तो यहाँ पे ये आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया, और ये ओशन वाटर है, तो ओशनिक क्रस्ट हो गया। यहाँ पे देखिए ओशनिक क्रस्ट लिखा है, ओके। उसके बाद इसके नीचे अगर हम जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे मैंटल रॉक्स लिखा हुआ है, राइट? तो क्रस्ट क्या होता है? ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये पूरा आपका क्या है? क्रस्ट है। तो आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट अगर अर्थ का हम बोलें तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रस्ट बोलेंगे, ठीक है? एवरेज डेंसिटी अगर हम बोलें तो 2.7 से 3 होता है इसका, इतना आपको याद रखना है, ठीक है? हाँ, ये नहीं पूछता आपसे, सिंपल बस पूछेगा कि भाई आउटर सॉलिड पार्ट अर्थ का क्या बोलते हैं हम, तो क्रस्ट बोलते हैं। और ज़्यादा ही मत मन किया इसका तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि जो ओशनिक क्रस्ट है वो ज़्यादा मतलब थिन है कि थिक है, ये पूछ सकता है आपसे इन कंपेरिजन टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो यहाँ पे देखिए ओशनिक क्रस्ट इज थिनर, यानी कि 5 किलोमीटर एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 35 किलोमीटर। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज्यादा है, समझ पा रहे हो, मतलब काफी मोटी लेयर है इन कंपेरिजन टू ओशनिक क्रस्ट जो कि बहुत थिन है। यहाँ पे देखिए ओशनिक क्रस्ट थिन है ना, ये वाला लेयर, इसलिए इसलिए इसको ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा समझने के लिए बताया आपको, ठीक है? तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या है? थिकर है। ज़्यादातर आपको मेजर माउंटेन सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी मोटी लेयर आपको देखने को मिलेगा, पहाड़ वगैरह होते हैं तो इसके वजह से। तो इतना मतलब थिक होता है, कम से कम 70 किलोमीटर तक थिक हो सकता है, क्योंकि हिमालय रीजन में फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है? तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपका क्या होता है? थिक होता है।
अब यहाँ पे सियाल एंड सीमा आ जाता है। अब ये क्या चीज़ है, चलो उसको देख लो फटाफट। इसको मैं नोट करा देती हूँ क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इससे क्वेश्चन आता है। देखो, कभी भी क्वेश्चन आए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से या फिर ओशनिक क्रस्ट से, आपके दिमाग में एक चीज क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि क्रस्ट जो है वो दो लेयर्स में बट गया है, हमें पता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। ठीक, तो मैं जैसे कि यहाँ पे पहाड़ वगैरह बना दे रही हूँ ऐसे करके, ये देखो, ये क्रस्ट हो गया आपका, ये वाला हिस्सा। और फिर ये जो है आपका हो गया क्या, ओशियन। ये आपका ओशियन है, ठीक है, ये राइट। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंट जिस पे हो उसको कॉन्टिनेंटल बोलेंगे, और ओशियन जिस पे हो उसको ओशियनिक क्रस्ट बोलेंगे। सिंपल है, राइट। तो सियाल जो है वो कहाँ पे आपको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में मिलेगा। ये क्या होता है, सियाल क्या है, पहले तो ये समझना जरूरी है। तो देखो, बहुत मजेदार चीज है, देखो ध्यान से देखना। और ओशनिक क्रस्ट में क्या हो जाएगा, सीमा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सीमा। तो इसको पहले मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें आप बाद में ही पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे समझना ज़रूरी है पहले। देखो, तो केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे इसको क्या किया गया है, बांटा गया है, यानी कि सियाल, ठीक है, सीमा एंड नाइफ। क्या चीज़ें हैं ये, तो जो सियाल है इसको हम आउटर मोस्ट लेयर बोलते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर, लेयर ऑफ क्रस्ट। ठीक है, अच्छा, तो इसमें जो है कंपोजिशन किसका है, दो मिनरल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, एक तो सिलिका हो गया, राइट, और एक क्या हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, तो यानी कि कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो सिलिका प्लस एल्यूमिनियम हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, इसी का डोमिनेंस है यहाँ पे। ठीक है, और जो डेंसिटी होता है वो लो होता है यहाँ पे मटेरियल का। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि आउटर मोस्ट लेयर है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम का कंपोजिशन है यहाँ पे। ठीक है, ये किस में देखने को मिलेगा आपको, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, राइट। इतनी चीजें आपको याद रखना है कि कॉन्टिनेंट जो है वो ज्यादातर सियालिक मटेरियल से मिलके बना हुआ है। सियालिक मतलब सियाल, राइट। ये चीजें याद रखनी है आपको। उसके बाद जब हम ओशनिक क्रस्ट की बात करते हैं तो आ जाता है हमारा सीमा, राइट। ये देखो, सीमा जो है वो क्या है, वो इंटरमीडिएट लेयर है, इंटरमीडिएट लेयर है, इंटरमीडिएट। इसमें डोमिनेंस किस चीज का है, पहला तो सेम ही होगा, सिलिका। दूसरा जो है मैग्नीशियम हो जाएगा। एम ए का मतलब क्या है, एम ए, मैग्नीशियम। ठीक है, ठीक है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। ओके, और इसमें जो डेंसिटी होता है मटेरियल का वो मॉडरेट होता है। तो जो आपका ओशनिक क्रस्ट है या ओशन बेसिन है वो किससे बना है, सीमा से बना है, राइट। ये आपको याद रखना है। लास्ट जो है आपका नाइफ, ये देखो, लास्ट क्या है आपका, नाइफ। नाइफ जो है ये आपका इनर मोस्ट लेयर हो जाएगा, इनर मोस्ट लेयर ऑफ क्रस्ट, राइट। तो सियाल तो आउटर मोस्ट लेयर हो गया, सीमा आपका इंटरमीडिएट लेयर हो गया, जो नाइफ है वो इनर मोस्ट लेयर हो जाएगा क्रस्ट का। ठीक है, इसमें मैक्सिमम मटेरियल का मैक्सिमम डेंसिटी होता है, और ज्यादातर इसमें क्या देखने को मिलेगा, निकल, निकल एंड फेरस। ठीक है, इसी से मिलके बना हुआ है पूरा आपका इनर मोस्ट लेयर। क्लियर हुआ इतना चीजें, ये चीज आपको बतानी थी और जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सियाल मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इससे बना है, सीमा आपका ओशनिक क्रस्ट से बना है। ठीक, ओके। अब यहाँ पे जो बाउंड्री है यानी कि एक डायग्राम है उसको दिखाती हूँ आपको पहले, तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, ये रहा।
देखिए डिसकंटिन्यूटीज आ जाता है, वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी विद इन अर्थ। तो पहले तो ये डायग्राम देख लो, ये देखो, ये तो आपका हो गया ओशनिक क्रस्ट, सॉरी, ये हो गया आपका ओशनिक क्रस्ट और ये हो गया आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, राइट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये तो हमें पता है। तो क्या होता है कि देखिए एक ट्रांजिशन जोन क्रिएट होता है, मतलब कि जितने भी लेयर हैं, मतलब जैसे मान लीजिए क्रस्ट हो गया या अपर मेंटल हो गया, ठीक है, ये मेंटल हो गया, ये आउटर कोर हो गया, ये इनर कोर हो गया। तो ये जो जहां पे आप देख रहे हो कि ये एक जोन क्रिएट हो रहा, मतलब इससे सेपरेट होकर दूसरा जोन तैयार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फिजिकल या केमिकल चेंजेस की वजह से ही तो ऐसा हो रहा है। तो उसको हमने एक नाम दिया है डिसकंटिन्यूटीज, ठीक है। तो उस डिसकंटिन्यूस के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊं कि ठीक है, चलो ये तो मैंने बता दिया कि आपका 4 मेजर कंपोनेंट है, आपको पता है कि क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है। ये देखो क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लेयर है इनका अपना केमिकल कंपोजिशन है, फिजिकल कंपोजिशन है, जो कि अर्थ के सरफेस पे इम्पैक्ट डालता है कहीं ना कहीं। अब ये लेयर जो है एक दूसरे से सेपरेटेड है एक ट्रांजिशन जोन के नाम से। इस ट्रांजिशन जोन को हम डिसकंटिन्यूटीज बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है देखो, रुक जाओ, यही डायग्राम से बताती हूँ, यही समझ में आएगा। ठीक है, मैं इस डायग्राम को और थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, बता बना के, रुक जाओ एक मिनट। ठीक है, तो ये हिस्सा आपका हो गया क्या, क्रस्ट, राइट, ठीक। और ये हिस्सा हो गया आपका कोर, ठीक है ना। तो ये क्रस्ट हो गया, ये मैंटल हो गया और ये कोर हो गया। अब क्रस्ट में भी जैसे आपका क्रस्ट है तो उस आउटर कोर फिर इनर कोर होता है, राइट, ये होता है ना। तो वही चीज यहाँ पे आपको बताना चाह रही हूँ कि कैसे होगा ये। देखो, अब जो क्रस्ट है और अपर मेंटल है, ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक ट्रांजिशन जोन बन रहा है कि भाई यहाँ पे इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ और था, केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ और था। अभी जब वो अपर मेंटल की तरफ बढ़ेगा आगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो मटेरियल है वो कैसा होगा, उसका फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा। तो इसी तरीके से एक डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। तो क्वेश्चन में अगर आपसे ये बोलता है कि चलो बताओ एक ऐसा डिसकंटिन्यूटी जो अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में आता है या लाई करता है, ये वहां पे बाउंड्री बनाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो समझ में आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ड्रेड डिसकंटिन्यूटी। देखो, कॉन्ड्रेड डिसकंटिन्यूटी उसको हम बोलेंगे। मोरोविसिक हो गया, गुटेनबर्ग हो गया, ये तीन तो जैसे लगता है कि मतलब यही रिपीट मोड पे चल रहा है। ये तीनों से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर कॉन्ड्रेड नहीं पूछा तो मोरोविसिक पूछ लेगा, मोरोविसिक नहीं पूछा तो गुटेनबर्ग तो पूछना ही पूछना है। समझ रहे हो, मेरे बातों पे जोर दीजिए, देखना कि हम किस पे जोर दे रहे हैं। तो गुटेनबर्ग पे जोर दे रही हूँ, मोरोविसिक पे दे रही हूँ, कॉन्ड्रेड पे दे रही हूँ, राइट। तीनों में से कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। अभी मान लो कि अब तीन ही पढ़ के चले गए हैं, बाकी दो तो पढ़ा ही नहीं, तो ऐसा मत करना, देख के पांच को जाना, लेकिन ये तीनों मेजर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि भैया ट्रांजिशन जोन अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में, यानी अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में जो है ये क्या हो जाएगा आपका कॉन्ड्रेड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रस्ट और मैंटल के बीच में, यानी कि क्रस्ट और मैंटल के बीच में जो है इसको डिसकंटिन्यूटी को हम क्या बोलते हैं, मोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। मतलब क्रस्ट और पूरा मैंटल को ही जो एक ट्रांजिशन जोन में बांट दे, सेपरेट कर दे, उसको हम मोरोविसिक डिस्क याद करोगे ना तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। देखो, सबसे पहला कॉन्रेड याद कर लो, फिर मोरोविसिक याद कर लो, एंड देन रैपिटी एंड गुटेनबर्ग एंड लास्टली लेहमान डिसकंटिन्यूटी, ठीक। ये सीरियल वाइज याद कर लोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा कभी भी। उसके बाद फिर आपका है रैपिटी डिसकंटिन्यूटी। रैपिटी में क्या है कि अपर और लोअर मेंटल, मतलब मेंटल के बीच में जंग छिड़ रही है, मतलब अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में
जो आपका डिसकंटिन्यूटी क्रिएट हो रहा है उसको हम रैपिड डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। बस नाम सबका अलग अलग कर दिया, इसलिए आपको थोड़ा याद करने में लगेगा कि हाँ भाई इतना कुछ याद करना पड़ रहा है, पर ज़्यादा नहीं है, देख लो 5 है, 5 याद कर सकते हो ना। बस उसी तरीके से फिर आपका गुटेनबर्ग है। गुटेनबर्ग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो है ये आपका लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में है। मतलब समझ रहे हो क्या हो गया? आउटर कोर, तो लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में ये वाला जो आप सेपरेशन देख रहे हो, डिसकंटिन्यूटी देख रहे हो, इसी को हम गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। और लास्ट है आपका लेहमान डिसकंटिन्यूटी। तो बहुत इजी है, मतलब कि आउटर कोर और इनर कोर के बीच में ये जो लाइन दिख रहा है ना आपको, ये सेपरेशन जोन जो है, इसको हम लेहमान डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। बस इतना ही था आपके डिसकंटिन्यूटीज में। इसको मैंने इसलिए बताया क्योंकि अभी क्वेश्चन जब हम थोड़ा देखेंगे वन लाइनर फैक्ट्स में तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ से। देखो अब सियाल एंड सीमा आर सेपरेटेड बाई, अब सियाल एंड सीमा बोल दिया कि ये दोनों सेपरेट किए जाते हैं किसके द्वारा? तो कॉन्ट्रैक्ट डिसकंटिन्यूटी। क्यों? क्योंकि सियाल और कहीं ना कहीं तो ऊपर का जो लेयर है, तो सियाल और सीमा यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट दोनों किससे सेपरेट हो रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट डिसकंटिन्यूटी से। सिंपल है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी पूछ लिया कि इट इज द बाउंड्री फॉर्म्ड बिटवीन। अब मोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी अभी मैंने बताया आपको, ये देखो ये मोरोविसिक किसके बीच में है? लोअर क्रस्ट और अपर मैंटल के बीच में है। देख लो यहाँ पे, तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसे भी देता है, अभी ऐसा नहीं देगा आपको, ठीक है, कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल लिखा हुआ है, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल लिखा हुआ है। कभी कभी आपको क्रस्ट और मेंटल भी दे देगा लिख के, तो भी आप इसको कर सकते हो, राइट। तो इतना हो गया। मेंटल एंड कोर जैसे कि सेपरेट किया था किसके द्वारा? तो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक, तो टर्म नाइफ रिफर्स टू, नाइफ का मतलब क्या है मैंने आपको बताया, निकल और आयरन यानी कि फेरस। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। चलो ठीक है, आज का सेशन यहीं पे रखते हैं, बाकी से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो चीज़ें छूटी हुई हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर दूंगी, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे यानी कि अर्थक्वेक, वोल्केनो वगैरह पे। ठीक है, आज थोड़ा सा 1.5 घंटा हो गया है अप्रॉक्स, और बाकी आपको जैसा सही लगे, फिर आपका कोई प्रॉब्लम होगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप अभी बना नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि पहले स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें उसके बाद फिर व्हाट्सएप ग्रुप तैयार होता है। ठीक है, बाकी समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। किसी को कोई प्रॉब्लम है पूछ सकता है। तो जब ये यूनिट खत्म होगा तो फिर हम एक टेस्ट अरेंज करेंगे आप लोग के लिए, और वो टेस्ट आप देना, उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा कि भाई कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है आपका। अब एक रिवीजन भी होना ज़रूरी है ना, ये थोड़ी है कि बस थ्योरी करते जाएंगे और फिर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा वहाँ पे। थ्योरी पढ़ने के लिए आपके बहुत सारा है, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आप एग्ज़ाम बीट कैसे करोगे फिर, राइट। चलो बताओ, कोई दिक्कत? चलो ठीक है, तो फिर सेशन यहाँ पे एंड करें। ठीक है, तो सेशन यहाँ पे एंड कर रहे हैं, और ग्रुप पे मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और बाकी फर्दर वहीं पे मिलेंगे फिर। ठीक है, क्लास में। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगा आपको। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगा। चलो ओके देन, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।